हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। आज हम रिवाइज करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आप स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हो। 11th-12th में भी हमने ये पढ़ा है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका फटाफट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 मैंडेट्स प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय ऑल कंपनीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट सबको बनाना है एक्सेप्ट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी। इन चार को छोड़ के सब कंपनीज को कैश फ्लो बनाना होता है। इफ कैश फ्लो स्टेटमेंट वाज नॉट एप्लीकेबल इन प्रीवियस ईयर बट एप्लीकेबल इन करंट ईयर, पिछले साल एप्लीकेबल नहीं था, सपोज पिछले साल 1% कंपनी या स्मॉल कंपनी में फॉल करते थे, बट करंट ईयर में एप्लीकेबल हो गया। नॉट सपोज टू डिस्क्लोज द फिगर्स फॉर द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर, मतलब आपको प्रीवियस ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट अब बनाने की नीड नहीं है। इफ CFS is applicable in previous year but not applicable in current year, पिछले साल एप्लीकेबल था, इस साल सपोज आप स्मॉल कंपनी में आ गए तो एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यू टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अनदर 2 consecutive years, फिर भी आपको 2 consecutive years के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका MCQ में कवर हो सकता है। यहाँ से अपना मेन स्टार्ट होता है मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ इनफ्लोस दैट इज रिसीट्स एंड आउटफ्लोस दैट इज पेमेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आना और जाना, उन इनफ्लो आउटफ्लो के स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक नोट है यहाँ पे, मूवमेंट विद इन कैश और कैश इक्विवेलेंट आर नॉट कैश फ्लोज बिकॉज दे डू नॉट चेंज कैश। एग्जांपल, एक्विजिशन ऑफ कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट और कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो, हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है। अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो क्या आप उसको इनफ्लो ऑफ कैश बोलोगे? नहीं, आपका कैश कम हुआ, कैश एट बैंक इंक्रीज हो गया, वो तो क्या हो गया? मूवमेंट्स विद इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए ना, तो दैट इज नॉट कैश फ्लो। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या क्या चीजें आपकी कवर होती है? कैश इन हैंड, जो आपके पैसा है, करेंसी नोट्स, रुपीज। डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स, मतलब एफडी वगैरह नहीं, कोई डिमांड डिपॉजिट है जिसको आपका जब मन करे तब आप विड्रॉ करा सकते हो। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। ये ध्यान से सुन लेना, इस पे आपका क्वेश्चन है एक स्टडी में। कैश इन हैंड आएगा, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स आएगा, और क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मीनिंग क्या है यहाँ पे? शॉर्ट टर्म का मीनिंग देखो, दैट आर ड्यू फॉर मेच्योरिटी विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन आपने एक्वायर करा, सपोज आपने एक्विजिशन करा 1 नवंबर 2023 को, और ये रिडीम कब होने वाले हैं आपका? 1 मई 2024 को। तो क्या बोलोगे आप? इसको शॉर्ट टर्म बोलोगे या लॉन्ग टर्म बोलोगे? अगर हम बैलेंस शीट से डेट से देखें तो विद इन 3 months आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हमें कब से देखने हैं? डेट ऑफ एक्विजिशन से। तो डेट ऑफ एक्विजिशन से 3 months के अंदर जिसका भी मेच्योरिटी होती है, दैट आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड मतलब जिसको आप कभी भी इनकैश करा सकते हो। एंड आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, मतलब जिनकी वैल्यू में इनसिग्निफिकेंट चेंज आता है। सिग्निफिकेंटली चेंज किस में आ सकता है? सपोज आपका इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स तो आज हो सकता है कि 5,000 का हो, कल को उसकी वैल्यू 400-500 भी ना रहे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर नॉट टेकन एज कैश इक्विवेलेंट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद देम एज टू रियलाइजेबल वैल्यू। एक पॉइंट आपका, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम बैंक बैलेंस। ये आपका एक क्वेश्चन भी यूज हो रहा है, उसमें आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। अगर आपको बोला कि कोई चेक्स इशूड है, आपने किसी कस्टमर को चेक इशू कर रखा है, लेकिन अभी उस कस्टमर ने प्रेजेंट नहीं करा, तो विद इन 3 months तो प्रेजेंट कर ही लेगा, तो उसको आपको अपने बैंक बैलेंस में से लेस करना है। ठीक है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या है? टू आइडेंटिफाई हिस्टोरिकल चेंजेस इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हमें हिस्टोरिकल चेंजेस पता लग जाता है। टू डिटरमाइन द फ्यूचर रिक्वायरमेंट एंड एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या होगी? सपोज अभी हम प्रॉफिट तो ज्यादा दिखा रहे हैं, हमारे पास कैश नहीं है, तो फ्यूचर में हमें कितना कैश चाहिए हो सकता है। टू कंपेयर द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एंटरप्राइजेस, सपोज एक एंटरप्राइज है, उसने 100 CR की सेल करी और दूसरी ने भी 100 करोड़ की सेल करी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? इसने सारी सेल्स कैश में करी है और इसने क्रेडिट पे करी है, तो कौन सी बेटर होगी? हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी किसकी बेटर बोलेंगे? ऑब्वियसली जिसने कैश सेल्स करी, उसके बैड डेट्स के चांसेस कम होंगे, फर्दर वो कैश को आगे इन्वेस्ट करके इनकम अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट वाले के केस में तो बैड डेट्स भी हो सकते हैं। टू स्टडी द इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज है वो इंसॉल्वेंट तो नहीं होने वाली, या फिर उसकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है वो हम देखेंगे। टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लोज,
कि आपके पास कितना कैश है, कितना प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट्स तो दिखा रहे हो सपोज 50 करोड़ का, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए था 35 करोड़, आपको लगा कि 50 करोड़ का प्रॉफिट है कर लेंगे, लेकिन कैश होना चाहिए, पैसे ही नहीं है तो इन्वेस्ट क्या करोगे। नेट प्रॉफिट और कैश का रिलेशनशिप देखते हैं। देन आपका आता है टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज। कितने टाइप्स ऑफ कैश फ्लो, इस पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपको अलग अलग एक्टिविटीज दे रखी होंगी, पूछेंगे कि ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है, ये 3 टाइप्स के हम कैश फ्लो पढ़ते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। सबसे पहले मीनिंग देखो, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, कैश फ्लोज जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट इज प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। जैसे कि सपोज कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरर है, तो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करके जो सेल करा उससे जो उसको इनकम आ रही है दैट आर ऑपरेटिंग इनफ्लोज, ठीक है। और ऑपरेशन से रिलेटेड आप सैलरी पे करो, रेंट वेजेस वगैरह पे करो, दैट आर ऑपरेटिंग आउटफ्लोज जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। एग्जाम्पल, कैश परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ सैलरीज, वेजेस एक्सेट्रा, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। इन्वेस्टिंग में क्या आता है, कैश फ्लोज जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज दैट इज एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। हमने देखा था शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट विद इनसिग्निफिकेंट चेंज इन वैल्यू, तो कहाँ से लगा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे ये वाला एग्जांपल था। अब इसके केस में आप ये कहाँ पे दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे इन्वेस्टिंग में, क्योंकि आपका मेच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स बाद है। एग्जांपल्स, रिसीट्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भेजे आपने, को पीपी भेज दी, उस पर जो पैसा आया इन्वेस्टिंग में जाएगा। लोन गिवन टू रिकवर फ्रॉम अदर एंटरप्राइजेस, आपने किसी को लोन दिया और उससे पैसे रिकवर कर लिए, दैट इज इन्वेस्टिंग। पेमेंट टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स, कोई आपने व्हीकल परचेज कर लिया, पीपी परचेज कर ली, दैट इज इन्वेस्टिंग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्नड, अगर आपने कोई इंटरेस्ट अर्न करा, डिविडेंड अर्न करा, वो किस पे होगा, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी ना, कुछ शेयर्स परचेज कर रखे होंगे, डिविडेंड मिल जाएगा, या फिर क्या कर रखा होगा आपने, कुछ सिक्योरिटी जो भी परचेज करेगी उस पर आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं, जो आपके फाइनेंस लेने से रिलेटेड कैश फ्लोज होते हैं। कैश फ्लोज जनरेटेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन changes in the size and composition of owners capital and borrowings of the enterprise. Example, issue of shares, debentures etc. आपने कुछ shares, debentures issue कर दी, उससे related premium भी इसी में जाएगा। redemption of debentures और preference shares, कुछ redeem कर दिया आपने debentures, कुछ preference shares redeem कर दी, उसका outflow होएगा, financing में जाएगा। एंड उसका जो प्रीमियम पे अगर करे तो प्रीमियम भी आपका फाइनेंसिंग में जाएगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देखो दोनों में फर्क क्या है, इन्वेस्टिंग में हमें अर्न हो रहा था, यहाँ पे आप पे कर रहे हो डिविडेंड या इंटरेस्ट। आपने किसी को डिवेंचर्स इशू कर रखे थे, अब आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, या अपनी शेयर कैपिटल पे आप डिविडेंड पे कर रहे हो, दैट इज फाइनेंसिंग आउटफ्लो। तो ये आपका बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। अब आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज, ट्रांजेक्शन दे रखी है आपको, आइडेंटिफाई करने हैं, दैट आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सबसे पहले अगर आपने लोन और एडवांसेस दिया, लोन एंड एडवांसेस गिवन एंड उस पर इंटरेस्ट अर्न करा, तो किस पे आएगा। अब कह रहे हो अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे फाइनेंशियल एंटरप्राइज, बैंक्स एनबीएफसी है, उनके लिए तो ऑपरेटिंग में ही जाएगा, अदरवाइज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है तो इन्वेस्टिंग। सब्सिडरी को दिया, देखो सब्सिडरी पर वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देता है, आपको उसको थर्ड पार्टी की तरह लेके चलना है कि आपने लोन दिया, इंटरेस्ट अर्न करा, इन्वेस्टिंग। एम्प्लॉयज को दिया, एम्प्लॉयज को तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एडवांस दिया होगा, सपोज आपने सैलरी एडवांस दे दी तो वो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। एडवांस पेमेंट टू सप्लाई, आपको किसी से 50 लाख का सामान खरीदना था, उसने बोला कि पहले 10% एडवांस दे दो, दैट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर फॉर लेट पेमेंट्स, कस्टमर को बोला आपने कि 4 मंथ्स में पेमेंट करनी है, उसने पेमेंट करी 7 मंथ्स में, तो आपने 3 महीने का कुछ इंटरेस्ट ले लिया, दैट इज ऑपरेटिंग। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ी। फिर आपका आता है लोन एडवांसेस टेकन, ऊपर क्या था, गिवन, यहाँ हमने लोन लिया है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो ऑपरेटिंग ही होगा। नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, लोन लेना, कुछ कैपिटल लेना या फिर कुछ भी फाइनेंस लेना, किस में आएगा, फाइनेंसिंग में। टेकन फ्रॉम सब्सिडरी, सब्सिडरी मैंने बोला था थर्ड पार्टी की तरह लेके चलो, फाइनेंसिंग। कस्टमर से एडवांस लिया, जैसे ऊपर हम सप्लायर को एडवांस दे रहे थे, या कस्टमर से एडवांस लिया है, ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट पेड टू सप्लायर, जहाँ कस्टमर से इंटरेस्ट लिया था, यहाँ हमने सप्लायर को इंटरेस्ट पे करा है, दैट इज ऑपरेटिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट टेकन एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद AS 16। AS 16 आपका किसका होता है, बोरोइंग कॉस्ट। हम पढ़ते हैं क्वालिफाइंग एसेट के केस में अगर कोई बोरोइंग कॉस्ट आ रही है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है। तब कोई भी आपने इन्वेंट्री, अगर कोई आपकी क्वालिफाइंग एसेट थी, क्वालिफाइंग एसेट मींस दैट टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। तो अगर कोई इन्वेंट्री आपकी क्वालिफाइंग एसेट है और उसका इंटरेस्ट आप क्या करो, उसमें कैपिटलाइज करो, तो वो भी किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में, ठीक है। फिर आपका आता है इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न्ड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, ऑपरेटिंग। नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टिंग। सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टिंग। डिविडेंड
पेड, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो होता है। किसी के लिए भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस थोड़ी होता है, किसी का ये काम नहीं होता कि वो पैसे बस कैपिटल ले रही है और डिविडेंड पे कर रही है, उसको कहीं आगे इन्वेस्ट कर लोगे ना, कुछ बिजनेस कर लोगे उससे, तो वो उनका ऑपरेशन होगा। तो डिविडेंड पेड इज ऑलवेज अ फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो। फिर आपका आता है इनकम टैक्स, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टैक्स पे करा ऑपरेटिंग इनकम पे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो, जो याद है हम ऑपरेटिंग में लास्ट में लेस करते हैं वो। टीडीएस अगेंस्ट ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम पे आपका क्या हो रहा है, टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो वो कहाँ पे चल जाएगा, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। जैसे अगर आपका मेन बिजनेस था कमीशन अर्न करना, उस पर कुछ टीडीएस डिडक्ट हो गया, ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। टीडीएस अगेंस्ट इन्वेस्टिंग इनकम, इन्वेस्टिंग इनकम आपने इन्वेस्टमेंट कुछ करेगी तो उस पर आपको इनकम आ रही है, जिससे इंटरेस्ट आना आ रहा है, उस पर आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। आपको जो बंदा इंटरेस्ट पे कर रहा है उसने कुछ टीडीएस डिडक्ट कर लिया, दैट इज इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो। टीडीएस अगेंस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे आपने सैलरी पे करी तो उस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। सैलरी पे करना तो ऑपरेटिंग बिजनेस है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टीडीएस अगेंस्ट फाइनेंसिंग एक्सपेंसेस, जैसे इंटरेस्ट पे करा, ऊपर हमने इंटरेस्ट रिसीव करा था तो इन्वेस्टिंग में ले गए थे, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग है तो ये फाइनेंसिंग में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर। फिर आपका आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव का क्या करेंगे, इंश्योरेंस क्लेम मिलना हमेशा एक तो आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी कैसे, जिसको हम सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं एज पर AS 5। तो आपने अगर इंटरेस्ट रिसीव करा ऑन लॉस ऑफ स्टॉक, तो स्टॉक आपका किससे रिलेटेड होता है, स्टॉक तो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड होता है, तो वो किस में चला जाएगा, आपका ऑपरेटिंग में। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट किससे रिलेटेड होते हैं, इन्वेस्टिंग, तो उस पर कोई इंश्योरेंस क्लेम मिला तो आप किस में दिखाओगे, इन्वेस्टिंग में। हमेशा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी में दिखाओगे। एक नोट दे रखा है आपको, AS3 requires separate disclosure of extraordinary cash flows, classifying them as cash flows from operating, investing or financing activities as may be appropriate. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद आपका आता है रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी तक हमने डिफ्रेंशिएट करना पढ़ लिया कि कैसे कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आपका आएगा रिपोर्टिंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, आपको उसको शो कैसे करना है। आपके दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सबसे सिंपल होता है। डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, बस जो जो आपके पास कैश आया वो ऐड कर दो, जो कैश गया वो लेस कर दो। अब आप देखो, पहली बात तो एक चीज याद रखना है, ये जो हम दो मेथड्स पढ़ रहे हैं ना, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये आपका सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए एप्लीकेबल होता है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो हमने देखा डायरेक्ट मेथड में मैंने बोला कि जो जो कैश आया ऐड कर दो। ऑपरेटिंग से कैश आ क्या सकता है, कुछ आपने कैश सेल्स कर दी तो कैश आया होगा, या फिर आपने क्या करा होगा, डेटर से रिसीव करा होगा, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स, उनसे कैश आ गया, ऐड कर दो। लेस पेमेंट्स क्या होंगी आपकी, पेमेंट्स क्या हो सकते हैं, कैश परचेजेस करिए कैश में, लेस कर दो। और क्या करा है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी, आपका लेस हो जाएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स। और आपने कोई एक्सपेंसेस पे करे रिलेटिंग टू योर ऑपरेशन सच एज ओवरहेड्स, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा पेड, ये सब आपका क्या हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा, ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो जो भी नेट बैलेंस आएगा उसमें से आपको क्या लेस करना है, लेस इनकम टैक्स पेड, जो आपने इनकम टैक्स पे करा उसका आप लेस कर दूंगे। तो ये आपका ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी आपका अमाउंट आ जाएगा। इसको एक बार रीड करते हैं। इन डायरेक्ट मेथड वी टेक द ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनफ्लोज subtracted by gross payments for purchases, creditors and other expenses, ignoring all non-cash items like depreciation, provision. I hope यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि इसमें हमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमने उनको लिया ही नहीं है ना। हम जब इनडायरेक्ट मेथड देखेंगे तो उसमें हम इसका अलग से ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो हम नॉर्मली अपने कैश इनफ्लो आउटफ्लोज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसको एक बार रीड करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में आप क्या क्या लेते हो, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आ जाता है, उससे कैश आया। ट्रेड रिसीवेबल्स से कैश रिसीव हुआ, पेमेंट फॉर कैश परचेजेस, पेमेंट फॉर ट्रेड पेबल्स, पेमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट फॉर इनकम टैक्स, उसमें से आप एडजस्ट कर दोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा आपका, सेल परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल करा तो कैश इनफ्लो,
परचेज करा था आउटफ्लो, सेल परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड आ जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स ऊपर हमने लेस करा था इनकम टैक्स। अगर आपका कोई कैपिटल गेन टैक्स हो रहा हो तो एसेट्स पे वो होगा, उसको क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होगा, इशू रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, इशू करा या रिडेम्पशन करा, इशू करा तो कैश इनफ्लो, रिडेम्पशन करा तो आउटफ्लो। इंटरेस्ट डिविडेंड पे करा तो फाइनेंसिंग में। प्रीमियम ऑन इशू रिडेम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्रीमियम पे करा आपने इशू या रिडेम्पशन पे। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगी, ये आपका तीनों का टोटल आ जाएगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का टोटल कर दो, उसमें ऑपरेटिंग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड कर दो, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कभी कभी ना आपका कैश पेड टू क्रेडिटर्स मिसिंग होता है, कैसे निकाल सकते हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस क्लोजिंग बैलेंस। आप क्या कर दोगे, अपना क्रेडिटर्स अकाउंट भी बना सकते हो, यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्रेडिट परचेजेस लिखोगे, यह आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो ये रिमेनिंग बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, टू बैंक, जो आपने उनको पे करा होगा। ठीक है जी। फिर आपका आता है इनडायरेक्ट मेथड, जैसे हमने ऑपरेटिंग में तो डायरेक्टली आपके लिखा था ना, जो जो ग्रॉस रिसीट्स आई या ग्रॉस पेमेंट्स करी। इन्वेस्टिंग, ये इनडायरेक्ट मेथड में हम कैसे स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम नेट प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, हमेशा बिफोर टैक्स हमें स्टार्ट करना है। Eliminating the effect of any non-cash item and non-operating activities, that is all such expenses like depreciation, provision, interest paid, loss on sale of etc. added on and interest received etc. deducted. Adjustment for changes in working capital items are also made, ignoring cash and cash equivalent to reach the figures of net cash flows. ये आपका प्रोफॉर्मा आपका अकाउंट है, कैसे बनेगा स्टेटमेंट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी&एल आपको गिवन होगा, सपोज आपको 2 सालों के पी&एल दे रखे हैं, आप क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस करोगे, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक इनकम स्टेटमेंट बताती हूँ, उससे आपको समझ आएगा। आपका होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें यहाँ से आप इंटरेस्ट लेस कर दोगे, आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है जी। उसमें से आप क्या लेस कर दोगे, टैक्स लेस कर दोगे, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, एक बारी यहाँ पे आएगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, यहाँ से टैक्स लेस कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। उसमें से आप क्या लेस कर देते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। उसमें से आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड भी पे कर सकते हो और जनरल रिजर्व या किसी रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो, रिटेन अर्निंग्स भी कर सकते हो। ठीक है, बचा हुआ आपका सरप्लस इन पी&एल हो जाएगा। तो आपको जो सरप्लस बैलेंस दे रखा होगा, ये लास्ट में सरप्लस इन पी&एल, अगर आपको पी&एल का बैलेंस दे रखा है प्रॉफिट लॉस हो, तो ये सरप्लस होगा ना। आपको जाना है यहाँ पे, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ तक जाने के लिए आप क्या करोगे, कुछ रिजर्व्स में ट्रांसफर करा है ऐड कर दो, कोई डिविडेंड पे करा है ऐड कर दो, फिर आपका अर्निंग अवेलेबल आ जाएगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर दो, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दो, ये आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या चीज दे रखी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। अगर आपको सपोज अर्निंग आफ्टर टैक्स दे रखा है, ये अमाउंट आपको दे रखा है, तो क्या आपको डिविडेंड जर्नलिज्म इनका कुछ ट्रीटमेंट करने की नीड है, नहीं। आपको देखना है दे क्या रखा है, ये मैंने एकदम लास्ट बताया कि आपको बिल्कुल लास्ट सरप्लस बैलेंस दे रखा है, तो आप उसमें ट्रांसफर इन रिजर्व ऐड कर दो, डिविडेंड कुछ भी आपने पे करा है वो ऐड कर दो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड कर दो और टैक्स का प्रोविजन ऐड कर दो, आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने करी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी&एल लेस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी&एल, ये आपका सरप्लस आया था। ठीक है, उसमें आपने क्या करा, डिविडेंड पेड इफ एनी एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला ऐड करते हैं और इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे दूंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया। रिवर्सल इफेक्ट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कर दो। अगर कोई, जैसे हमने ये अर्निंग बिफोर टैक्स से स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ तक आने में भी तो हो सकता है ना आपके कुछ नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का ट्रीटमेंट हुआ। नॉन कैश जैसे कि आपके डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस चार्ज कर रखा होगा, ये तो ऊपर आपने एक्सपेंस में चार्ज करा होगा डेप्रिसिएशन, लेकिन क्या आपका कैश गया था, नहीं गया था, उसको रिवर्स कर दो। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम, आपने कोई इंटरेस्ट रिसीव करा था, इनकम दिखा रखी होगी, क्या वो ऑपरेटिंग इनकम है, नहीं, उसको लेस कर देंगे, तो ये रिवर्स करेंगे। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, बैड डेट्स, ये सब आपका ऐड हो जाएगा। ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसको भी डिडक्ट कर देंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिडक्ट कर देंगे इंटरेस्ट के एक्सपेंस को, ऑपरेटिंग में वापस ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। लेस क्या करोगे, जो आइटम्स आपने क्रेडिट करेगी थी लेकिन नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम इट शैल बी एडिटेड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पे आप लेस कर दोगे।
ये आने के बाद आप क्या करोगे, इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हम वर्किंग कैपिटल के चेंजेस कैसे देखते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो जाएगा। सपोज आपका ट्रेड रिसीवेबल है, ओपनिंग बैलेंस था 12,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 10,000। व्हाट डज इट शो कि आपका 2,000 का बैलेंस कम हो रहा है, तो 2,000 रिसीवेबल्स 2,000 डेटर्स कम हो रहे हैं, तो मतलब आपके पास कैश आया होगा तो कैश में ऐड कर दो। आपका डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हो जाता है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस हो जाता है। इसका अपोजिट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड हो जाता है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके ट्रेड पेबल्स थे जिनका ओपनिंग बैलेंस था 15,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 10,000। व्हाट डज इट शो, you have paid 5,000 to your trade receivables, so sorry trade payables, so decrease in current liabilities will be deducted। पेमेंट ऑफ टैक्स लेस कर दो, या एडजस्टमेंट फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आपका सेम रहता है, चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टिंग हो चाहे फाइनेंसिंग हो। अब आपका है चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू एक्सचेंज गेन लॉस। अगर एक्सचेंज गेन लॉस हो रहा है तो क्या आपका कुछ कैश में फर्क आता है, नहीं आता। द चेंज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट ड्यू टू एक्सचेंज गेन एंड लॉस आर नॉट कैश लॉस। एनी एक्सचेंज गेन लॉस इन P&L शैल बी रिवर्स्ड एज इट इज नॉन कैश आइटम, हाउएवर कैश शैल बी रिपोर्टेड एट क्लोजिंग रेट। कैश को तो आप क्लोजिंग रेट पे दिखा दो, लेकिन कोई आपका गेन लॉस हुआ है P&L में शो करेगा, उसको रिवर्स कर दो बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम। फिर आपका है बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज के टाइम पे अगर आपको कोई क्या मिला है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज मिले, सपोज हम AS14 में पढ़ते हैं अमलगमेशन बिजनेस परचेज, कोई करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ट्रेड रिसीवेबल्स ट्रेड डेटर्स वगैरह आपको कुछ ऐसे मिले, तो आप उसको सेपरेटली शो करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाऊंगे नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम ऑपरेटिंग से रिलेटेड दिखाते हैं। जो ये हमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज मिले, दीज आर रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एंड नॉट ऑपरेटिंग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्स एज्यूमिंग पैट इज गिवन। अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, आप क्या करोगे, अगर आपको सिर्फ एक अमाउंट दे रखा है प्रोविजन का, तो हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले उसी को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देंगे, तो आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, और लास्ट में उसको टैक्स पेड मान के लेस कर देंगे। ये था ना आपका, इधर देखो, हाँ जी, यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करा था, क्योंकि हमें क्या कहाँ पे जाना था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना था। लास्ट में इनकम टैक्स पेड हम लेस करते हैं, तो अगर आपको एक ही अमाउंट दे रखा है, हम उसी को ऐड करेंगे, उसी को लास्ट में लेस कर देंगे। अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन फॉर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर दे रखा है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, पिछले साल वाला इस साल एक्चुअल पे करा है और इस साल वाले का प्रोविजन बनाया था, तो जो प्रोविजन बनाया था उसको ऐड बैक कर दो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाने के लिए, और एक्चुअल पेड को लास्ट में लेस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ करंट ईयर इज एडेड and deducted is previous year's provision for taxation as tax paid। लेकिन आपको दोनों साल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, और क्या दे रखा है, आपको टैक्स पेड दे रखा है या फिर प्रोविजन मेड इन करंट ईयर दे रखा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है आपको, बैलेंस कैरिड डाउन दे रखा है, और आपको क्या दे रखा है, टैक्स पेड दे रखा है टू बैंक, ये भी दे रखा है आपको। तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, जो करंट ईयर का आपने प्रोविजन बनाया होगा, ये वाला ऐड कर दोगे, ये वाला लास्ट में लेस कर दोगे। इसका ऑपोजिट मानो, आपको अगर सपोज इस साल का प्रोविजन दे रखा होता कि कितना बनाया है, तो ये वाला क्या करते, ऐड करते, और बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड आता तो उसको लेस कर देते। दोनों में से एक चीज मिसिंग होगी, आप अकाउंट से निकाल सकते हो, अकाउंट बना के दिखा देना। अगर इनकम टैक्स का रिफंड दे रखा है, उसको पहले तो क्या करोगे, लेस कर दूंगे ऊपर से, और फिर नीचे वापस ऐड कर दूंगे। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हेल्प करेंगे। ये आपके क्वेश्चंस की एक समरी है। In indirect method, we have to start with net profit before tax and extraordinary items. If it is already given, then no need to make adjustment mentioned before it. और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दे रखा है, तो क्या आपको टैक्स की एडजस्टमेंट, डिविडेंड की एडजस्टमेंट ऑपरेटिंग में करनी है, नहीं करनी। नॉर्मली बस टैक्स पेड लेस कर देना ऑपरेटिंग में लास्ट में, और क्या कर देना, जो भी इंटरेस्ट है वो किसमें, फाइनेंसिंग में अपना लेस कर देना। मतलब यहाँ पे आपको कुछ रिवर्स करने की नीड नहीं है। इफ एनी एसेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इट शैल बी इग्नोर्ड। अगर कोई एसेट आपको दिया, पीपी इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ डिवेंचर्स, और हम बोल रहे हैं कि पीपी इज एक्वायर्ड एंड इन रिटर्न वी हैव इशूड द शेयर्स ऑफ द कंपनी, तो क्या आपका कुछ कैश गया, नहीं गया, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ग्रांट रिसीव्ड शैल बी एडेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट्स एड इन इन्वेस्टिंग। अगर सिर्फ ग्रांट रिसीव लिखा है, हम क्या बन गया, आपके पास फाइनेंस आया, फाइनेंसिंग में दिखा दो, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर कैपिटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग में दिखा दो।
Amortization of capital grant in P&L shall be deducted in operating profits in indirect method as it is non-cash item. Amortization of grant, सपोज आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला था 20 लाख रुपीज का 4 years के लिए, ठीक है, तो आपको कैश तो फर्स्ट ईयर में मिला होगा ना। अगर आप उसको क्या कर रहे हो, हम एक मेथड पढ़ते हैं अपना AS12 में, डेफर्ड अमोर्टाइजेशन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, इसको हर साल 5 lakhs की इनकम मान रहे हैं और बैलेंसिंग फिगर हमने डेफर्ड ग्रांट मेथड में दिखा रखा है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में दिखा रखा है। तो आप हर साल 5 लाख रुपीज अपने P&L में क्रेडिट कर रहे हो, इनकम मान रहे हो, लेकिन क्या आपको हर साल 5 लाख कैश आ रहा है? नहीं, आपको कैश तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में आया था ना 20 lakhs का, तो आप फर्स्ट ईयर में पूरा 20 lakhs होंगे। इट डजेंट मैटर आप P&L में किस रेशियो में लेके जा रहे हो। कैश आपको 20 lakhs फर्स्ट ईयर में मिला है तो अपना पूरा पूरा फाइनेंसिंग में दिखा दूंगे, कैपिटल प्रोजेक्ट का तो इन्वेस्टिंग में, लेकिन और हमने P&L में जो क्रेडिट कर रखा हो, जो इनकम ऐड कर रखी होगी हर साल, कैश तो आया नहीं, तो उसको आप वापस लेस कर दोगे, ठीक है। Examples of extraordinary items: loss due to fire, earthquake, etc., compensation received, compensation paid, received for court case, refund, etc. ये सारे आपके extraordinary items है, separate disclose करोगे। Pre-acquisition dividend received on investment made shall be made in investing activities। आपको pre-acquisition dividend मिला है, investing से related है, किसमें? investment account में ऐड कर दो। Interest received on investment shall be added net of TDS। अगर interest receive हो रहा है, सपोज आपको बोला interest received है 7,000, ग्रॉस इंटरेस्ट है 7,000, उस पर आपका TDS डिडक्ट हुआ है सपोज 700, तो आपको ग्रॉस रिसीट्स कितनी हुई? 6,300, तो आप सिर्फ इन्वेस्टिंग में इतनी इनकम दिखाओगे, इनफ्लो दिखाओगे। डिवेंचर्स रिडीम्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर शैल बी इग्नोर्ड, क्योंकि डिवेंचर्स आए, शेयर्स गए, तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कैश तो आया नहीं। इफ एसेट्स हैविंग WDV 10,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2,000, तो आपने कितने पे बेची है? मतलब 8,000 पे। देन अमाउंट टू बी एडेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 8,000, 10,000 वाली चीज 2,000 के लॉस पे बेची। इसमें क्या करोगे? ये लॉस आपने P&L से चार्ज कर रखा होगा, P&L से लेस कर रखा होगा, तो P&L में वापस ऐड कर दोगे। इन्वेस्टिंग में कैश इनफ्लो कितना हुआ? 8,000 ऐड कर दोगे। एग्जाम्पल है मशीनरी कॉस्टिंग 25 crore was purchased in part exchange of an old machinery. The WDV of old machinery was 13 crore. Though the negotiations, the vendor agreed to take over the old machinery at a higher value of 15 crores. The balance was paid in cash to the vendor. In this case, cash outflow in investing is equals to 10 crore। क्या बोला? आपने एक नई मशीन करी है, खरीदी है 25 करोड़ की, उसके बदले आपने एक और मशीन ली थी जिसकी चाहे WDV 13 करोड़ थी, लेकिन वेंडर उसको कितने की लेके चल रहा है? 15 करोड़ की। वेंडर उसकी वर्थ कितने की मान रहा है? 15 करोड़ की। तो 15 की तो आपने उसे मशीन दे दी, रिमेनिंग दिया है वो कैश दिया, तो आपका कैश आउटफ्लो कितना? 10। इन्वेस्टिंग में कितना लेस करोगे? 10 करोड़। 11th पॉइंट देखो, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल शैल बी डिडक्टेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आपको सिर्फ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल दे रखा, मतलब कि करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज मतलब डिडक्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन करा रहे तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट है। इफ डेट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स इज नॉट गिवन, अज्यूम इट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है क्योंकि आपने वो इंटरेस्ट P&L से चार्ज कर रखा होगा, P&L से चार्ज करे, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग आइटम है आपको वापस ऐड करना है, तो उसके डेट ऑफ इशू क्या बनता है? बिगिनिंग से। Debentures written off against provision for doubtful debts requires no treatment in CFS as P&L is not affected। अगर आपने कोई प्रोविजन बना रखा था डाउटफुल डेट्स का, उसके अगेंस्ट आपने डेटर्स को राइट ऑफ कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू डेटर्स करा है, तो क्या आपका कहीं P&L इफेक्ट हुआ? नहीं हुआ। अगर हमने बैड डेट्स P&L से इसी साल चार्ज करे तो इफेक्ट हुआ होता, नॉन कैश एक्सपेंस था, लेकिन प्रोविजन से राइट ऑफ करे तो आपका P&L पे कोई इफेक्ट नहीं आया, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये आपके कुछ पॉइंट्स थे जो आपके क्वेश्चंस में यूज हो रहे थे, हो सकता है कुछ डिफरेंट पॉइंट्स भी, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, गो थ्रू कर लेना। अदरवाइज पता है, इसको अगर आप कामली कॉमन सेंस लगा के भी करोगे ना तो ये चैप्टर हो जाएगा। आपको नॉर्मल देखने जो बिजनेस से रिलेटेड आइटम्स है ऑपरेटिंग में ट्रीटमेंट दे दो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑपरेटिंग में ट्रीट करी होती है, मतलब प्रॉफिट में से आपकी एडलेस करी होती है, लेकिन ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है, उसको रिवर्स कर दो। इन्वेस्टिंग में आपका जो भी फिक्स एसेट्स वगैरह परचेज डिस्पोज करे उससे रिलेटेड इनकम वगैरह आई इन्वेस्टिंग में, कहीं से फाइनेंस आया या उससे रिलेटेड आपने इंटरेस्ट डिविडेंड पे करा, फाइनेंसिंग में चला जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।